नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग। आज का हमारा विषय है राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम आज राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत राज्यों को ये जिम्मेवारी देते हैं कि वो राज्य के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व बनाने के लिए ऐसे नियम और कानून बनाएं। जबकि यदि राज्य इन नियम और कानूनों को ना बनाएं तो इनके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इनकी गारंटी नहीं देता है। ये राज्य की नैतिक जिम्मेवारी है। राज्य ने इन्हीं के आधार पर राज्य के लोगों का विकास करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना और राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्वों के विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान करे, जहां यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो, वो वही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया है, करने की बात की व्यवस्था की गई है। राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। इन सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का यह उद्देश्य रहा कि संघीय और प्रांतीय सरकारें अपनी नीतियों का निर्धारण करते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। इन सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को लागू करना है। डॉक्टर अंबेडकर का इस विषय में कहना है कि निर्देशक सिद्धांत विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य के लिए निर्मित किए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो प्रस्तुत किए गए हैं वो भारत देश की जनता के सामाजिक और आर्थिक प्रोत्साहन के लिए किए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि संविधान के इस भाग का निर्माण करते समय संविधान सभा भावी विधानसभाओं एवं कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रही है कि उन्हें अपनी वैधानिक तथा कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। वैधानिक शक्तियां कौन सी होती हैं? जो संविधान के अकॉर्डिंग दी गई हैं, और कार्यकारी जो कार्य हमने करने चाहिए यानी कि जो क्रियान्वित करनी चाहिए। इसी संदर्भ में BK गोखले जी का कथन है कि संक्षेप में वे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता विद्यमान हो तथा जनता सुखी और संपन्न हो। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उन तमाम लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनको प्राप्त करने का प्रयास भारतीय गणतंत्र करता है तथा करता रहेगा। वास्तव में संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत उस धरु तारे के समान है जो सरकार रूपी नाव का मार्गदर्शन करता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अभाव में एक सच्चे लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसकी पृष्ठभूमि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP की अवधारणा का जो स्रोत है वो स्पेनिश संविधान से है, जहाँ से यह आयरिश संविधान में आया था। DPSP की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है। संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया गया है। भारतीय संविधान के 4 में इनको दिया गया है। ये इनकी हम एक बारी वैधानिक उपबंध देखते हैं, यानी कि संविधान में इसके क्या उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि किन किन चीज़ों में राज्य अपना काम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें राज्य के दायरे में आती हैं, इस आधार पर इसकी परिभाषा की गई है। सेम अनुच्छेद 12 में भी यही परिभाषा की गई है। अनुच्छेद 37 इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया गया है, यानी कि इस भाग को यदि कोई राज्य सरकार लागू नहीं करती तो उसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह आर्टिकल 37 कहता है
आर्टिकल 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य काम करेगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यक्तियों के लिए भलाई के लिए राज्य काम करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा पालन किए जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत हैं। अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में श्रमिक की भागीदारी। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करना। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और जीवन के स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वनों और जंगली जीवन की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण देना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। मौलिक अधिकारों की किस आधार पर वाद चले हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किस आधार पर वाद गए हैं। मौलिक अधिकारों के विपरीत डीपीएसपी का दायरा असीम है और यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और वृहद स्तर पर कार्य करता है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाने ते समय ध्यान में रखना चाहिए। मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक हैं क्योंकि वे राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं। दूसरी ओर निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कानून द्वारा प्रवर्तनीय हैं नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं हैं। सिद्धांतों का वर्गीकरण किया गया है। निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिकवादी सिद्धांत और एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी इसमें जोड़ सकते हैं क्योंकि अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से अनुच्छेद और बातें आती हैं? अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, यानी कि सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर लोगों के साथ न्याय करेगा, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारेगा, उसकी वैतनिक स्थिति को सुधारेगा, उसकी रोजगार की स्थिति को सुधारेगा, उसकी शिक्षा की स्थिति को सुधारेगा और ये सुधारने का प्रयास करेगा। यही राज्य के कार्य हैं। अनुच्छेद 39 राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में काम करेगा। जैसे आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी गई हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 39 में भी 6 प्रकार की नीतियां राज्य नागरिकों को सुरक्षित करने की बात करता है। नंबर 1, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। नंबर 2, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, यानी राज्य के अंदर जो भी संसाधन हैं वो व्यक्तियों के लिए होने चाहिए। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, यानी कि जो ऐसी नीतियां बनाई जाएं कि अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स लेकर के और सभी के अंदर वितरणात्मक न्याय की बात हो, यानी कि गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम किया जाए। पुरुषों और महिलाओं दोनों को सम्मान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी चाहिए। बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना चाहिए।
अनुच्छेद 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना है। यानी कि जो असहाय लोग हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, बुढ़ापा पेंशन, बीमारी और विकलांगता में स्वास्थ्य सुविधाएं उनको फ्री मिलनी चाहिए या ऐसी सुविधाएं राज्य सरकारों ने करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने की बात हो या सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने की बात हो, अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 में राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। सभी राज्य का कर्तव्य बनता है कि सभी लोगों को काम के उचित अवसर प्राप्त करे। यदि उचित अवसर प्राप्त कराने में समर्थ है तो कम से कम इतना जरूर करे ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी अच्छे से चल सके। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना ये राज्य का काम है। दूसरा भाग है गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित। गांधी जी के क्या सपने थे, भारतीय संविधान में गांधी जी क्या क्या जोड़ना चाहते थे, भारत के भविष्य में गांधी जी क्या देखते थे। तो अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए सबसे बड़ा कदम महात्मा गांधी का ये सपना था। पहले क्या था कि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज को राष्ट्रीय अधिकार नहीं बनाया था, राष्ट्रीय कानून नहीं बनाया था। उससे पहले राज्यों की अपनी इच्छाएं थी कि राज्य में पंचायती राज शुरू करें या ना करें। तो सबसे पहले पंचायती राज को शुरू करने का श्रेय 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती पर राजस्थान में शुरू किया गया। नागौर जिले के अंदर सबसे पहले ग्राम पंचायत की शुरुआत हुई थी। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, SC ST अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक स्तर, आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने का प्रयास करेगा। यानी कि अच्छी अच्छी नस्लें राज्य प्रयास करता है। बहुत सारी जगह भैंसों के मेले लगते हैं, गांव में मेडिकल खोले गए हैं भैंसों के लिए, और दुधारू पशुओं में दूध बढ़े, उनकी रोकथाम अच्छे से हो, उनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना आए, इस प्रकार के कार्य समय समय पर राज्य सरकारें करती रहती हैं। उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश, यानी कि कल्याणकारी राज्य कैसे बने, उदार बौद्धिक कैसे बने। तो अनुच्छेद 44 भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक नागरिक समान संहिता सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। यानी प्रत्येक नागरिकों के लिए एक सामाजिक समान नागरिक संहिता हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून हों। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करना एक राज्य का अधिकार है। वैसे नियम कानून बनाए राज्य के लोगों के लिए। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 राज्य की कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना है। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना है। अनुच्छेद 51 राज्य घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के साथ साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। यानी कि देश की सरकार, केंद्रीय सरकार यदि
किसी दूसरे देश के साथ कोई संधि समझौता और वार्ता करती है तो राज्य सरकारों ने उस संधि समझौते और वार्ते को मानना चाहिए। मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। अब है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन। 42वां संवैधानिक संशोधन करके 1976 में इसमें नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए थे, जैसे कि 39A में गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। 44वां संविधान संशोधन 1977, इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया, जो घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। वर्ष 2002 का 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया। और मौलिक अधिकारों में जोड़ने का मतलब, यदि मौलिक अधिकारों को किसी भी कारण वंचित कोई नागरिक रहता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए संरक्षण देता है। मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संघर्ष, संबंध और मामले। चंपारण द्वैराजन बनाम मद्रास राज्य, वर्ष 1951। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार मान्य होगा। इसने घोषणा की कि निर्देशक सिद्धांतों को और मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इन्हें सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए। इसने यह भी माना कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लागू करके संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह शंकरी प्रसाद मामले में अपने स्वयं के निर्णय के विपरीत था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया और घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह अपनी मूल संरचना या मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इस प्रकार संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 में, उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया, जो एक साधारण अधिकार, कानूनी अधिकार बनकर रह गया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। DPSP का कार्यान्वयन, संबंध, अधिनियम और संशोधन। पहला जो था वो भूमि सुधार की बात थी। समाज में परिवर्तन लाने और ग्रामीण जनता की स्थिति में सुधार लाने के लिए लगभग सभी राज्यों में भूमि सुधार कानून पारित किए गए। इन उपायों में शामिल है जमींदारों, जागीरदारों, ईमानदारों जैसे बिचौलियों का उन्मूलन करना, किराएदारों व्यवस्था में सुधार जैसे कार्यकाल की सुरक्षा और उचित किराया, भूमि जोत पर सीलिंग का अधिरोपण, भूमिहीन मजदूरों के बीच अधिशेष भूमि का वितरण, सहकारी खेती, श्रम सुधार। समाज के श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, श्रम संहिता 2020, अनुबंध श्रम विनियम और उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1970, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986, वर्ष 2016 में बाल एवं किशोर श्रम निषेध व विनियमन अधिनियम 1986 के रूप में पुनर्निर्मित, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, खनन और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957, महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम वर्ष 1961 और सम्मान परिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाया गया, यानी पुरुष और महिलाओं को काम करने की समान हाजिरी और समान वेतन। पंचायती राज व्यवस्था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक
दायित्वों को पूरा किया। देश के लगभग सभी हिस्सों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कुटीर उद्योग, अनुच्छेद 43 के अनुसार कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई बड़े स्थापित कार्य किए, जैसे ग्रामोद्योग बोर्ड, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, रेशम बोर्ड, कायर बोर्ड आदि, जो कुटीर उद्योगों को वित्त एवं विपणन में आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1978-79 और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा वर्ष 2006 जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए थे, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 47 में भी कहा गया है। स्वास्थ्य, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM को भारतीय राज्य के सामाजिक क्षेत्र की जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए लागू किया जा रहा है। पर्यावरण, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM और भारतीय राज्य के सामाजिक क्षेत्र की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ऐसे स्वास्थ्य के उसमें अनेक कदम उठाए गए हैं। और आजकल आयुष्मान भारत की जो स्कीम है वो भी स्वास्थ्य के तहत पूरे भारत के लोगों को और राज्य के लोगों को दी गई है। पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को क्रमशः वन्य जीवों एवं वनों की सुरक्षा के लिए अधिनियम किया गया है। जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के लिए प्रावधान किया है। विरासत संरक्षण, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। आलोचना, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की हम आलोचना भी करते हैं। क्या आलोचना करते हैं? संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर KT शाह ने इन्हें अतिरिक्त कर्मकांडी बताते हुए कहा कि ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों व इच्छा पर निर्भर करता है। KT शाह निर्देशक तत्व बाह्य अलंकरण से युक्त खूबसूरत परिधान की भांति हैं, जिसके पास भंडार का अभाव है। नसीरुद्दीन, ये 9 वर्ष के वादों के तरह हैं जो जनवरी में ही टूट जाते हैं। TT कृष्णामाचारी ने इन्हें प्रमाणित करने योग्य भावना का कूड़ा घर बताया है। KC वैयर ने धार्मिक उपदेश कहा है। K संथानम ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य टकराव को जन्म देने की बात कही है। सराइवर जेनिंग्स ने की बुक में है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 1953, ये पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है। वेब व सिडनी वेब के भूतपूर्व प्रवेश कर गए हैं। इसमें फैबियन समाजवाद है, समाजवाद नहीं है। आइवर जेनिक्स के अनुसार भारतीय संविधान का यह भाग फैबियन समाजवाद की स्थापना करता है। आज का हमारा ये विषय था राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। शिक्षार्थी बंधुओं से मेरा आग्रह रहेगा कि इसमें जो भी आपको समझना है कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, और कोई वीडियो में सुधार करने की ज़रूरत हो तो मैं उसमें ज़रूर सुधार करूंगा, वो भी पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।